हेलो मीडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टैक्स रेट्स की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसके बेसिस पे हम एक बार कुछ एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। फ़ोन में हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन लैपटॉप में ये प्रॉपर दिखेगा। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, व्हाट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड टैक्स कलेक्शन इन अ सोसाइटी। ऑप्शन ए, टू बेनिफिट ओनली द वेल्थी, कि सिर्फ वेल्थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। सेकंड, टू क्रिएटिव इनइक्वलिटी, ताकि इनइक्वलिटी हो। थर्ड ऑप्शन इज टू डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्करेज हो। या फिर टू फंड कलेक्टिव सोशल नीड्स एंड सर्विस। तो ऑप्शन डी है, आप सबको पता है क्योंकि आपने चैप्टर 1 में जो पार्ट 1 है वो अच्छे से कर लिया है, राइट। तो हम ऑप्शन डी जो है उसे क्लिक कर लेते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट बोरोइंग, कि उधार पैसा लें हम बाहर से। सेकंड, इंटरनेशनल या प्राइवेट डोनेशन ले, या टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स, ओके, राइट। व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन व्हाई टैक्सेस आर लेविड। टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटीज, कि भाई धंधा मत करो ना, टैक्स लगा देंगे। सेकंड, दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। टू पनिश वेल्थ इंडिविजुअल्स, तुम बहुत पैसा कमाते हो, तुम पे टैक्स लगना चाहिए। एंड फोर्थ, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि भाई टैक्स ज़्यादा लगाने से पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी। तो सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन ठीक है, दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। व्हाट ईयर एसोसिएटेड विद द इनकम टैक्स रूल्स। देखो, एक है रूल्स, एक है एक्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो मेरे हिसाब से ये सारे ईयर गलत लिखे हैं इसमें। ऑप्शन सारे क्रॉस कर दें, कोई भी इसमें सही नहीं है। पहले 1900, उसके बाद 1903, 1901, 1902। तो देखो 1961 में लॉ आया था, फिर रूल उसके नेक्स्ट ईयर आया था। नोट्स में आपने आई होप देखा होगा, तो ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है वो। व्हाट इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन टैक्स लॉ। पब्लिक प्रोटेस्ट, कोर्ट रूलिंग ओनली, एनुअल फाइनेंसिंग एक्ट अमेंडमेंट और बिजनेस प्रेशर। व्हाट इंश्योर द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में बार बार कंटिन्यूस इवोल्यूशन क्यों आता है, चेंजेस क्यों आता है, अमेंडमेंट क्यों आते हैं। पब्लिक को प्रोटेस्ट करने के लिए, कोर्ट रूलिंग ओनली, एनुअल फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस टैक्स के अमेंडमेंट की वजह से आता है, राइट। व्हाट डिस्टिंग्विश द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है वो कहाँ क्यों देखा जाता है, कैसे अलग करेंगे आप। इट इज़ मैनेज्ड ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट रिक्वायर टू गवर्नमेंट ओवरसाइट, इट ऑपरेट्स विदाउट एनी रूल्स, इट हैज़ स्पेसिफिक रूल्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज़ स्पेसिफिक रूल्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। व्हाट मेक्स द टैक्स सिस्टम लीगली इन्फोर्सेबल। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक एग्रीमेंट, इंटरनेशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लेवी टैक्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लेवी टैक्स। सर एक चीज़ और है, हाँ सर बोलिए। ये सारे एमसीक्यू जो आप करा रहे हैं ये क्या हमें भी मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। पूछो क्यों। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको बेसिक वाले करा रहा हूँ और ये सारे हमारे पढ़े हुए हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं। मेन आपको मेहनत करनी होगी केस स्टडी जो होगी वहाँ पे। ये नॉर्मल एमसीक्यू है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ओवरऑल रिवीजन हो रहा है कि हमने जो लास्ट पढ़ा था हमें रिकॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर पेड ओनली बाय बिजनेस, बस बिजनेसमैन ही पे करते हैं, गलत। इनडायरेक्ट टैक्स आर ऑलवेज हायर, तो कह रहे इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज हायर होते हैं, गलत। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, इनडायरेक्ट टैक्स आर वॉलंटरी, मन है तो दो वरना मत दो, गलत। तो ऑप्शन सी ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, ओके। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेस एंड कम्युनिटी वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो जितना टैक्स लेंगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा करती है। टैक्स एंड वेलफेयर आर अपोजिट कॉन्सेप्ट, अलग अलग है, बिल्कुल गलत। दे आर टैक्सेस आर यूज टू मीट कम्युनिटी एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, मुझे ठीक लग रहा है। टैक्स आर अनरिलेटेड टू कम्युनिटी वेलफेयर, गलत है। कम्युनिटी वेलफेयर रिड्यूस द नीड ऑफ टैक्सेस, गलत। ऑप्शन बी ठीक है। लास्ट एमसीक्यू कर लेते हैं आज के लिए। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ टैक्स सिस्टम इन द सोसाइटी। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, क्या अल्टीमेट पर्पस है, ठीक है। पर्पस ऑफ the tax system in the society, to create employment in tax department, to generate profit for government, to provide essential public service and infrastructure, to control individual behavior। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। और भी बहुत सारे लेकिन वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हमारा इसी बहाने जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया है। और बाकी ऑडियो जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, आपको वो मिल जाएगी। आपको क्या करेंगे, लेक्चर का समराइज आप ऑडियो सुन लेंगे, फिर एमसीक्यू कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, हो जाएगा, ओके। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेक्चर की सीरीज़ फ्री है सितंबर 25 एंड जैन 26 के लिए।
आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 जाके चेक कर सकते हैं सितंबर और जैन के अकॉर्डिंग, उसमें अमेंडमेंट और क्वेश्चंस बैंक ऐड होते रहेंगे। ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, ओके। तो सारे स्टूडेंट्स लाइक का बटन प्रेस करें, अपनी अटेंडेंस शो करें मुझे, एंड कमेंट बॉक्स में रोज लिखना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे बड़ा मैं वेरिएशन सिखाता हूँ। कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, उसे सिर्फ बोले नहीं, उसे लिखें। लिखने से आपके सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप जितनी बार लिखेंगे उतनी ज़्यादा वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो लिखिए जाके कमेंट बॉक्स में, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट। जो भी आर्ट का अटेम्प्ट होगा सीए 2020, सीए सितंबर 2025 या फिर जैन 26, जो भी आपका अटेम्प्ट, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट इन सितंबर 25, I'm next year finalist in September 25. I'm next year finalist in September 25. I'm next year finalist in Jan 26. I'm next year finalist in Jan 26. लिखिए, दिल से लिखिए। और आप लोग की मेहनत एंड कंसिस्टेंसी के लिए थैंक यू। क्योंकि देखो यार, ये इस दुनिया का सच है। रेस जो शुरू होगी 100 स्टूडेंट्स ऑलवेज स्टार्ट करेंगे कोई भी रेस, लेकिन जीतते सिर्फ 10 हैं। क्यों? क्योंकि 90 के पास रीजन आ जाते हैं ना करने के। अरे ये तो मुझे आता है, अरे देख लेंगे, अरे ये मैं बाद में कर लूंगा, अरे आज तबीयत खराब थी मैं नहीं कर पाया। नहीं, हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट हमें करना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़, लेक्चर की टाइमिंग इवनिंग में 7:05। ठीक है, इवनिंग में 7 o'clock आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भैया लेक्चर अपलोड हो चुका है, हमें बैठ के देखना है। ठीक है, आइए चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। इवनिंग में रखेंगे, और लेक्चर एक बात और रेगुलर रहेंगे। ठीक है, रोज एक लेक्चर आपके लिए आएगा ही आएगा। अराउंड 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स का ये लेक्चर होने वाला है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और अराउंड 40 to 50 लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये हम करने वाले हैं फुल सिलेबस। तो आपकी कंसिस्टेंसी मुझे डेली बेसिस पे चाहिए। बाद में ये मत कहना पैसे नहीं थे इसलिए फेल हो गया, क्लासेस नहीं मिली इसलिए फेल हो गया, अमेंडमेंट आई थी इसलिए फेल हो गया। सब कुछ है आपके पास, अब आपको सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखानी है। याद रखिएगा, आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो कोई भी आपके साथ ईमानदार नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आइए क्वेश्चन लिखते हैं सर। आज का क्वेश्चन है स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज स्कीम ऑफ इनकम टैक्स? इनकम टैक्स मतलब कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या क्या स्टेप्स है। तो बेसिक चल रहा है तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखेंगे। आइए इसमें लिखिएगा सबसे पहले एवरी पर्सन। सर एवरी का तो मतलब पता है पर्सन कौन होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको एक रेड बॉक्स में डाल देंगे। इसके ऊपर हम ये जो डिस्कशन चल रही है, हो सकता है इसी लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो सर हमें पता है ना राम से हम पर्सन होते नहीं, या इंग्लिश वाले पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक है, हुज टोटल इनकम, हुज टोटल इनकम। सर टोटल इनकम क्या होती है? सैलरी, या हमने घर भेज दिया वो, या फिर लॉटरी लग गई वो। व्हाट इज टोटल इनकम? तो एक क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज टोटल इनकम। ठीक है, व्हाट इज टोटल इनकम, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी जिसने कि पिछले साल में क्या किया है पिछले साल में। तो हमें 3 कीवर्ड मिल गए, एक है पर्सन। सर इस पर हम नोट लिखेंगे, एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे। मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको नोट्स बना के दे दूँ, हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में रिकॉल आना चाहिए, उसके एमसीक्यू भी करेंगे ताकि हर एक चीज़ आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो जाए, ताकि इस बार का रिजल्ट 100% आपका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन बैंक हमने लगा लिया, व्हाट इज प्रीवियस ईयर। ओके, एक्सीड दैट अमाउंट, exceed that amount which is not chargeable to income tax। ठीक है, इसमें अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको हाईलाइट भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। इज एन एसएससी, एसएससी he is liable to pay tax at rate
comma rates specified in financial act relevant to assessment year, relevant to assessment year। देखो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें एक नया वर्ड आया सर, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी। ही इज लायबल टू पे टैक्स एट रेट्स एंड रेट्स, ये भी हमारे पास एक नया टर्म आया है। स्पेसिफाइड इन द फाइनेंशियल एक्ट, ये भी एक नया वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एक्ट टू द असेसमेंट ईयर। तो एक क्वेश्चन और आया, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेडिंग दैट अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, टू इनकम टैक्स। तो एक बार इसकी लेमैन में जैसे इंग्लिश आती है ना, छोटे बच्चे को सीखते हैं एप्पल मन सेब, तो वैसे एक बार हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके एक एक टर्म्स को धीरे 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 करके डिफाइन करेंगे। पहला है जी एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए राम, ओके, फिलहाल के लिए ड्यूरिंग द 1 और 2 लेक्चर आपको एक एक टर्म्स क्लियर होगा। ठीक है, अब एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए। एक पर्सन है जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, वैसे प्रीवियस मतलब ईयर का मतलब ये नहीं होता पिछले साल में, लेकिन फिलहाल एक लेमैन की लैंग्वेज हम ले रहे हैं थोड़ा सा दिमाग में स्टोरी क्रिएट करने के लिए। राम है जिसकी पिछले साल की इनकम 5 लाख है, एक्सीड दैट अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, यानी अगर उस बंदे की इनकम 5 लाख से कम, एग्जांपल 50,000 रुपये 50,000 है, तो हम उससे तो टैक्स लेंगे ही नहीं और वो स्कीम ऑफ इनकम टैक्स में आएगा भी नहीं। फिलहाल के लिए हम ये समझ रहे हैं, यानी हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसने एक्सीड किया है वो अमाउंट जिसमें इनकम टैक्स में चार्ज नहीं होता है। यानी इनकम टैक्स में चार्ज कहाँ होता है, मान लीजिए 1 लाख से ऊपर, तो अगर आपने 1 लाख की लिमिट क्रॉस की, आपने वो इनकम इन की, आपने वो एक्स्ट्रा पैसा कमाया जो कि हम जिस पे टैक्स हम नहीं लेते उससे ज़्यादा कमाया, यानी अब हम आपसे टैक्स लेंगे। इज एन एसएससी, उसे हम एसएससी मानते हैं। ही इज लाइबल टू पे टैक्स, उस आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा एट रेट और रेट्स, एट रेट और रेट्स। रेट और रेट्स क्यों है, तो देखिए इसमें ना स्लैब रेट स्लैब सिस्टम है। आपने 5 लाख तक कमाया, एग्जाम्पल 10%, आपने 10 लाख तक कमाया 20%, आपने 20 लाख से ज़्यादा कमाया 30%। सर क्या ये ट्रू है, नहीं, एग्जाम्पल है। यानी रेट और रेट्स, यानी अलग अलग रेट और रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जितनी इनकम होगी आपके रेट और रेट चेंज होते चले जाएंगे। इसमें से स्पेसिफाइड इन द फाइनेंशियल एक्ट, फाइनेंशियल एक्ट मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड इन द फाइनेंशियल एक्ट। तो फाइनेंशियल एक्ट क्या होता है सीखेंगे हम आज और कल की क्लास के अंदर। रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको देखना होगा। सर ये लेमैन की लैंग्वेज है। लेमैन क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान जब इनकम टैक्स पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा। अब धीरे धीरे हम इसकी गहराइयों में डूबने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और आती है जिसमें चैप्टर 2 आ जाता है, बट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन of income will depend on residential status of the person। कि भाई ये जो बातें आपने पढ़ी ना मेरे साथ, इसके लिए चैप्टर 2 भी ऐड होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। वो कहता है बट द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, जो आप इनकम इंक्लूड करोगे या फिर एक्सक्लूड करोगे, मतलब इसकी इनकम माने या ना माने, ऑफ इनकम विल डिपेंड अपॉन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का अपना ही एक चैप्टर रहता है जिसमें पढ़ेंगे कि वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसका स्टेटस हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। सर ये सारी बातें आपके चैप्टर 1 और 2 से निकल के आती हैं फिलहाल, और बाकी धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने लेक्चर को रोक के पॉज कर करके, ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं एक बार, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। Scheme of income tax, every person whose total income during the previous year exceed that amount which is not chargeable to income tax. It is an assessee, he is liable to pay tax
at rate or specified in the financial act or relevant to the assessment here, but inclusion or exclusion of the income will depend on residential status of the person. अब देखो एक है हमने इंग्लिश लिख ली, लेकिन अब हमें इनकम टैक्स के लेवल पे जो एग्जामिनर आपसे मार्क्स देने वाला है आपको, वो देगा आपकी नॉलेज के बेसिस पे. सर आइए नॉलेज इंप्रूव करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोट. सर नोट में क्या लिखने वाले हैं, जो भी टर्म्स हमें नहीं समझ में आई है वो सारी चीज़ हम नोट्स के अंदर लिखने वाले हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास है पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 31. अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पढ़ेंगे, कई बार सेक्शन 2 क्लॉज 31 पढ़ेंगे. तो अब इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर जब भी आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे एंड सेक्शन 47 पढ़ेंगे, तो इसके साथ जो भी लिखा होगा वो क्लॉज होगा. क्या होगा, क्लॉज. और बाकी कहीं भी जगह पढ़ेंगे तो वो होगा आपका सब सेक्शन. सर डिफरेंट क्या है सब सेक्शन में और क्लॉज में? जब एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से अलग होता है, आपस में कोई लिंक नहीं होता, तो हम वहां बोलते हैं क्लॉज है. और जहां पे एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से लिंक होता है तो हम उसको बोलते हैं सब सेक्शन है. नहीं समझे आप? जब एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ लिंक है तो हम क्या बोलते हैं, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ लिंक है तो हम बोलते हैं यहाँ सेक्शन और सब सेक्शन है. लेकिन जब एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ लिंक नहीं है तो हम बोलते हैं वहाँ पे क्लॉज है. तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 2, 10 और 47 इन तीनों को जब भी आप पढ़ोगे तो वो साथ में क्लॉज होगा, ना कि सब सेक्शन. ये एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, नॉट द पर्पस ऑफ एग्जाम. एग्जामिनर को तो पता ही नहीं चलना आप क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए कभी आपका कोई भैया दीदी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. ओके, व्हाट इज पर्सन? तो इसके लिए हम पहले बुक पे आएंगे. बुक के बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बात कर चुके हैं. ठीक है, बुक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स सितंबर में बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर जनवरी में बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बुक्स 100% ले लेना, आपके नोट लिखने का टाइम बच जाएगा. बट अगर आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहे हैं और आपके पास इनफ टाइम है, वैसे तो नहीं होता है सी स्टूडेंट्स के बाद, लेकिन आपको लगता है पास इनफ टाइम है तो नोट्स बनाइए. बट बुक में क्या है, क्वेश्चंस भी आएंगे. जैसे आज मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा. देखो ये स्टडी मेट का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर्ड अप किया है. फिर इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो यहाँ भी देखो ये आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन कवर्ड अप किया है. तो ये क्वेश्चंस भी साथ के साथ करने के लिए मिलेंगे, जो कि नोट्स में तो देखो मैं नहीं लिखवा सकता. तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा क्वेश्चंस मैंने किया था, इसलिए बुक की जरूरत पड़ेगी. अगर आपको बुक्स की जरूरत सच में पड़ रही है तो आप व्हाट्सअप पे 9354719404 पे मैसेज डाल देना, ड्रॉप कर देना. वहाँ से आप बुक के लिए पूछ लेना, जो भी स्टॉक में बुक होगी. अगर होगी तो कई बार तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है, तो फिर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. ओके, तो बुक से एक बार मार्क कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले हमारे पास है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. बट इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे रेट स्पेसिफाइड है, एवरी पर्सन है, टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है. जो कीवर्ड्स हमें पढ़ने हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ वेरियस प्रोविजन कंटेन्ड दिस एक्ट. तो ये आपका सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है. ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे टर्म्स क्लियर होंगे आपको समझ में आता चला जाएगा. फिलहाल हमने सर मार्क कर लिया कि हाँ वी आर स्टडिंग ऑन इट. तो आज और कल के लेक्चर के बाद आपको पूरा समझ में आएगा. देखिए कुछ टर्म्स हैं. पहले है जी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो हमें पढ़ना है. ठीक है, और उसके बाद है पर्सन जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, असेसी का मीनिंग देखने वाले हैं. ठीक है, ये सारी मीनिंग देखने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा. अभी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है. राइट, तो सबसे पहले मुझे जो अभी आपके साथ डिस्कस करना है, दिस इज पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 31. पहले मैं पढ़वा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे. अगर मैं सारा नॉर्मल टीचर की तरह जैसे बाकी टीचर करते हैं हेडिंग लिखवा दूंगा तो क्या होगा, आपका स्टडी मेट आपके हाथ से निकल जाएगा. तो मैं चाहता हूँ स्टडी मेट कवर अप हो. तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं प्योर स्टडी मेट से बनवाए, और यही नोट्स मैं आपको लिखवाने वाला भी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे फास्ट ट्रैक बोले, मैराथन बोले, कुछ भी बोले, लेकिन कुछ छूट जाए. मैं 100% सिलेबस चाहता हूँ विथ ऑल स्टडी मेट क्वेश्चंस, आरटीपी एंड एमटीपी. तो कोई भी गुंजाइश नहीं करेंगे कि नॉलेज में कोई कमी हो. तो हर एक चीज़ को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है. ओके, तो सर ये हमारे पास पहला जो यहाँ पे निकल के आ रहा है पर्सन. वी मे ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द अबव 7 कैटेगरी. हमारे पास पर्सन के लिए कौन सी कितनी कैटेगरी है सर? 7 कैटेगरी है. ओके,
कहता है ऑफ द एसएससी ऑफ विच कंस्टिट्यूट अ सेपरेट यूनिट असेसमेंट और सेपरेट टैक्स एंटिटी। हम सबको अलग अलग मानते हैं। सर ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो रीजन ये है कि पर्सन अलग अलग हैं, उनके टैक्स रेट भी अलग अलग हैं। जितने टाइप के पर्सन उनके टैक्स रेट्स अलग अलग। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में रीजनिंग जानी चाहिए। जैसे देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई है तो उनका स्लैब रेट अलग है, राइट। एचयूएफ एओपी बीओआई है उनका स्लैब रेट अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्लैब रेट अलग है। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी उनका स्लैब रेट अलग है। कंपनी का स्लैब रेट अलग है, ठीक है। और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम आपका इंडिविजुअल एचयूपी अदर देन ईओपी स्लैब रेट अलग है। तो सबके स्लैब रेट अलग अलग हैं। तो हमें ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाई वी आर क्लासिफाइंग द पर्सन, क्योंकि सबके टैक्स रेट अलग अलग हैं, सबके स्लैब रेट अलग अलग हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्लासिफाई क्यों करते हैं पर्सन्स को, क्योंकि सबके स्लैब रेट्स अलग अलग हैं, सबके टैक्स अलग अलग हैं, सबकी कंपटीशन अलग अलग है। तो क्या सर हमें सब कुछ सीखना है? नहीं, आपके एग्जाम में इंडिविजुअल पे पूरा फोकस है, तो हम इंडिविजुअल से सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्लैब रेट सबके देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सबसे पहले कौन है जी? इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल कौन होता है? तो देखो आप सभी जानते हैं, एग्जाम्पल मिस्टर राम। राम कौन है? सर इंडिविजुअल है। राम कौन है सर? इंडिविजुअल है। ओके, तो द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, आपने एक वर्ड सुना होगा गर्भ संस्कार, ठीक है। तो जिसका जन्म पेट से हुआ है। सर मशीन से भी होता है क्या? हाँ होता है। नेचुरल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे कि एक ऐसा इंसान जो कि प्रोसेस ऑफ नेचर जिसका जन्म हुआ है। सिंपल समझ कहो, प्रोसेस ऑफ नेचर। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है, 18+ है, सब कुछ पता है। नेचुरल पर्सन कहलाता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, तो मैंने क्या नाम दिया? मिस्टर राम। इट इंक्लूड्स बोथ मेल और फीमेल। सर मेल भी आएगी फीमेल भी आएगी? हाँ। सर अगर एक क्वेश्चन छोटा सा और आता है हंसी मजाक में कि सर कुछ लोग होते हैं जिनका जेंडर ना मेल होते हैं फीमेल होते हैं, नहीं, वो अगर अंदर से मेल है तो वो मेल पे सिलेक्ट करेगा, अगर वो अंदर से फीमेल है तो वो फीमेल पे सिलेक्ट करेगा। व्हाट ही और शी फील वो मेल और फीमेल की कैटेगरी में आएगा। सर उसकी फीलिंग जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल उसकी जरूरत है, क्योंकि हम उसकी इनकम टैक्स भर रहे हैं। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर। सर इसमें बच्चे भी आते हैं? हाँ। सर आपने डीआईडी देखा होगा, आजकल सिंगिंग डांसिंग बहुत सारे कंपटीशन आ गए। अभी तो मैं एक सुन रहा था, एक 9th क्लास का बच्चा है जिसने एआई डेवलप कर दिया है, ठीक है, उस 17 ऐप्स को खा गया वो, ये 9th क्लास का बच्चा। तो माइनर है। और अ पर्सन ऑफ अनसाउंडमेंट। सर एक चीज़ बताओ, अगर कोई बच्चा है उसे टैक्स के बारे में तो पता ही नहीं है लेकिन उसने इनकम जनरेट कर ली, कोई अनसाउंड बंदा है, अनसाउंड मतलब जो दिमाग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, अनसाउंड का मतलब पागल नहीं होता, अनसाउंड मतलब हु इज नॉट कैपेबल और शी इज नॉट कैपेबल टू टेकिंग अ डिसीजन रैशनल बेसिस। वैसे तो बोलेगा लेकिन रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अनसाउंड माइंड कहते हैं। बट द असेसमेंट इन विच केस मे बी मेड ऑन द गार्जियन और मैनेजर। तो इस केस में उसका जो गार्जियन होगा, उसका जो मैनेजर होगा, ठीक है, गार्जियन होगा मैनेजर होगा, वो इनकम टैक्स के केस में उसकी रिटर्न्स वगैरह फाइल करेगा, ठीक है। इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कशन आती रहेगी। हमें क्या समझना है, एक बच्चा या अनसाउंड माइंड, तुमने इनकम जनरेट की, तुम्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सर हमें तो आता ही नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा लीगल गार्जियन उसको सॉल्व करने वाला है। जैसे एक बच्चा है, उसके 21 लाख फॉलोअर्स हैं और वो अभी 10 ईयर का है, मेरी जानकार में ही है। अब उसके पापा जो है, ठीक है, फादर साहब उसकी सारी, एक सेकेंड, हाँ, उसके जो फादर साहब हैं वो उसकी सारी इनकम को हैंडल कर रहे हैं। तो वो जो इनकम हैंडल कर रहे हैं फादर साहब, राइट, वो उसके लीगल गार्जियन है और वो उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स पे करेंगे। सर वो तो बच्चा है, उसका इनकम टैक्स क्यों ही देना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम? जो बंदा उसकी इनकम रिसीव कर रहा है, चाहे लीगल गार्जियन हो या मैनेजर हो, माइनर या लुनेटिक पर्सन। लुनेटिक कौन है सर? जिन्होंने 2 पैक लगा के मानसिक संतुलन खो दिया, राइट। एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम इन केस ऑफ डिसीज पर्सन। मान लीजिए अगर कोई पर्सन मर गया है, तो डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में या फ्लाइट से या जैसे भी, ठीक है, या किसी ने उड़ा दिया उसको, कोई भी केस, तो असेसमेंट वुड बी मेड ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस में उसकी रिटर्न्स को, उसकी इनकम को और उसको रिसीव करेगा और उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स देगा।
अगर जो बंदा सामने वाले की इनकम को लेने वाला है वही बंदा उसकी इनकम पे इनकम टैक्स देने वाला है। सिंपल सी बात। इनकम कौन ले रहा है? सर मैं। टैक्स भी तुम ही दोगे। इनकम कौन ले रहा है? मैं। टैक्स भी कौन देगा? तुम ही दोगे। ओके ठीक है, मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% क्लियरिटी चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अरे मेरे को तो आता था, नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे सीखना है 100%। ठीक है, लिखेंगे देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ असेसी। ठीक है, और पर्सन लिख लेते हैं। पर्सन की 7 कैटेगरी है। तो पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हमने नाम क्या रखा जी? मिस्टर राम। इंडिविजुअल में मिस्टर राम। ओके, तो पहली बात क्या थी सर इसमें? इसमें होना चाहिए नेचुरल पर्सन। सर मैं समरी लिख रहा हूँ, मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको पूरे सेंटेंस लिखने हो तो आप बुक रेफर करना, वहां से रीड आउट कर लो। ये समरी लिख लो मेरे साथ। नेचुरल पर्सन, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसमें माइनर भी आता है क्या? हाँ, माइनर भी आता है और अनसाउंड माइंड भी आता है। माइनर भी आता है और अनसाउंड माइंड भी आता है, राइट। इसके यहाँ पे कौन होगा सर? गार्जियन या फिर मैनेजर। गार्जियन या मैनेजर इसके यहाँ पे आने वाला है, राइट। सर अगर कोई पर्सन मर गया तो डिसीज्ड है, डिसीज्ड पर्सन। अगर कोई डिसीज पर्सन है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस में इनकम टैक्स पे टैक्स देने वाला है, मतलब इनकम पे टैक्स देने वाला है। दिस इज इंडिविजुअल। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिख पाएंगे साथ साथ तो कोई बात नहीं, पॉज करके रुक के नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अदरवाइज बुक तो आपने ले ली होगी, नहीं ली होगी तो ऑर्डर प्लेस करके वहां से रेफर कर लेना, ठीक। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास HUF। आइए एक बार बुक को रेफर करते हैं। HUF के केस में थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी, प्लस 2 स्टडी मेट के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि स्टडी मेट में है, ठीक है। और लिटरली टैक्स के मामले में पता नहीं क्यों बचपन से मैं इसको भगवान मानता हूँ। और किस सब्जेक्ट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन में स्टडी मेट भगवान है, ठीक है। भगवान की कृपा लो। ये 2 क्वेश्चन वहाँ से। HUF है क्या? आइए रीडिंग करते हैं इसकी। HUF हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भैया इनकम टैक्स एक्ट में तो लिखा ही नहीं है HUF क्या होता है। ओके सर आप समझाओ क्या होता है। देखो यहाँ पे HUF का मतलब है एक फैमिली बिजनेस जो चल रहा है। फैमिली बिजनेस मतलब मम्मी पापा बेटा बेटी दादा दादी सब दुकान पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। आपके घर पे किराना स्टोर नियर बाय होगी या राशन की दुकान होगी। कई बार सवेरे के समय पापा बैठ जाते हैं, पापा फिर ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी बैठ जाती है, मम्मी घर का काम करके बेटी या फिर भैया बैठ जाते हैं, और फिर वो नहीं होते तो फिर दोबारा शाम को आके पापा बैठ जाते हैं जब वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो जब फैमिली बिजनेस कोई भी डील हो रहा है तो यहाँ पे बात हो रही है उस HUF की जहाँ पे पूरा फैमिली बिजनेस लेके चल रहे हैं वो, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये डिफाइन ही नहीं है। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज अ फैमिली। तो हिंदू लॉ से हमने यहाँ से डेफिनेटली विच कंसिस्ट ऑल द मेल्स लीनियरली डिसेंडेंट, यानी जहाँ पे कहते हैं ना कि हमारी पीढ़ी आ रही है, ये हमारा खानदान है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, चाचा चाची मामा मामी पूरा खानदान उन्हीं का चल रहा है, बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम अ कॉमन असेंटर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स। तो सर हमारे चाचा चाची, चाचा के भैया सॉरी बच्चे, मेरे भैया बच्चे, मतलब हमारी वाइफ्स और हमारी डॉटर्स भी इसमें शामिल है। तो HUF में याद रखेगा वाइफ्स एंड डॉटर दोनों शामिल है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? अ डॉटर ऑफ को पार्टनर बाय बर्थ शैल बिकम अ को पार्टनर इन हिज ऑन इन हर ऑन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। तो यहाँ पे एक नई बात सीखने के लिए मिल गई। आपने यूपी बिहार में देखा होगा, बेटी की शादी हो गई
मोस्टली तो मैं यूपी बिहार से हूँ, तो इसलिए मुझे, मैं यूपी का हूँ, बनारस का, तो मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा ही मानते थे भाई लोग, मानते थे, वैसे तो मेरी सिस्टर नहीं है, लेकिन जो देखा है मैंने वो मानते हैं कि अगर बहन चली गई शादी करके, हमने उसको विदा कर दिया, तो अब मान लो दो भाई हैं तो उनका सारा हिस्सा हो जाएगा, या एक भाई है तो सारा हिस्सा उसका हो जाएगा। लेकिन लॉ ये कहता है ऐसा नहीं है, बहनें भी अपना राइट ले सकती हैं। ये उस केस के लिए दिया गया कि मान लो मम्मी पापा मर गए, सारा भाई का हो गया, बहन को भगा दिया उसने किसी पागल से शादी करा के। जैसे आपने सुना होगा मामा कंस, मामा कंस राजा बन गए, कृष्ण के मामा, यार सुना होगा इतना तुमने, और उन्होंने अपनी बहन को क्या किया, कारावास दे दिया। तो ऐसा नहीं है, बहन भी अपना राइट क्लेम कर सकती है नाउ, आज के जमाने में, ठीक है। तो बीइंग को पार्टनर शी कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ द सेट्स, कि भाई मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए ऑफ द फैमिली। द राइट ऑफ अ डॉटर इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी आर इक्वल टू दैट ऑफ सन, जितना हिस्सा बेटे का उतना हिस्सा आपके, जितना बेटे का उतना बेटी का। However, other female members of the family, for example, wife or daughter-in-law of a co-partner are not eligible for such co-partnership right. मान लो बेटी और बेटा तो हिस्सा मांग सकते हैं, लेकिन बीबी, वाइफ और बहू ये हिस्सा नहीं मांग सकते, क्योंकि बीबी और बहू को बोल रहा है भाई तुम अपने घर में जाके हिस्सा मांगो, मेरे घर में नहीं। मान लो एक भाई है, दो भाई है, उनकी दो दो वाइफ, तो एक बंदे की 5 वाइफ, तो सारा हिस्सा तो उसी को मिल जाएगा, दूसरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं जिसकी एक वाइफ और एक हस्बैंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसने बोला भाई तुम लोग अपने घर से, जिस घर से तुम आई हो वहां पे जाके हिस्सा क्लेम करो, ना कि वहां पे जहां पे तुम शादी करके आई हो। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जैन, ये स्टडी मैट में लिखा है, ठीक है। एक्ट 1967 जैन अनडिवाइडेड फैमिली एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली वुड आल्सो बी असेस्ड एज एचयूएफ। ये बात मुझे स्टडी मैट से पता चली, लिटरली मेरी लाइफ में मेरे को पहले नहीं पता था, इसलिए स्टडी मैट पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सच में पढ़ रहे हो ना? 100% पास होना है ना? फेक बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ जो लिटरली पैशनेट है पढ़ने के लिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कितने बच्चों को पता था कि सिख और जैन फैमिली भी एचयूएफ मानी जाती है। कितने बच्चों को पता था? या फिर ये बताना कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। टीचर का नाम मत लेना, दिल से बताना पढ़ा था या पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ रहे हो तो थैंक यू बोलना दिल से, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बोलना हाँ सर पहली बार पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। वुड आल्सो बी असेस्ड एज एचयूएफ। ओके, तो यहाँ पे 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैं, एक है दया भाग और एक है मिताक्षरा। दया भाग, दया मतलब होता है मर्सी, भाग मतलब भाग गई, चली गई, जिनके अंदर दया ही नहीं है। ऐसा मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं है। कई बार क्या होता है ना, टीचर को थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा सा स्टाइलिश करना पड़ता है चीज़ों को, ताकि आपका इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं अपनी टीचिंग को एज अ फ्रेंडशिप सर्कल रखता हूँ, ताकि बच्चा इंजॉय कर पाए पढ़ते पढ़ते, हाँ मज़ा आ रहा है सर, हम रिलेट कर पा रहे हैं। दया भाग, दया मतलब मर्सी, भाग मतलब जिसमें फीलिंग्स नहीं है। तो प्रिवेंट इन द वेस्ट बंगाल एंड असम। सर क्या हुआ, फीलिंग नहीं है? बहुत फीलिंग है यार। वेस्ट बंगाल वाले भैया, असम वाले भैया, नमस्ते एंड प्रणाम, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। नोबडी एक्वायर द राइट, आपको राइट मिलेगा ही नहीं शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग हिज हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। मतलब अगर तुम्हारे घर में पप्पा जिंदा हैं या दादा जिंदा हैं, तो जब तक वो मरेंगे नहीं तुम्हें हिस्सा मिलेगा नहीं। ध्यान सुनेगा, जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तुम नहीं आओगे, यानी उनके जाने के बाद ही तुम्हारी एंट्री है, ठीक है। जब वो जाएंगे तब तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ओके, दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट, तुम्हें राइट नहीं मिलता शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग हिज फादर इज अलाइव एंड ओनली ऑन डेथ ऑफ द फादर द चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट एंड शेयर्स। कहते हैं ना जोरू और क्या, पैसे और जोरू के चक्कर में तो इंसान बिक जाता है, हाँ। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी लेने के लिए ऐसा होता है आज के समय में, इसे कलयुग बोला जाता है। प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में बेटा बाप को मार देता है, इसलिए इसका नाम है दया भाग, तेरे अंदर के इमोशंस चले जाए। वैसा ऐसा माना जाता है, वेस्ट बंगाल और असम में लिखा हुआ है, बट रियलिटी में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ठीक है। नाउ मिताक्षरम, मित्र, मित्र मतलब दोस्ती, यानी यहां तुम जन्म लेते ही हिस्सेदार बन जाओगे। क्या बोलता है ये? प्रिविलेज इन रेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये क्या बोलता है? वन एक्वायर द राइट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ नॉट बाय द सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ही इज एल्डर और लिविंग, ठीक है। पापा जिंदा नहीं है, तुम
जन्म हुआ, जैसे हमारे दिल्ली और फरीदाबाद में यही होता है, पंजाब साइड में हर जगह, भाई तुमने जन्म लिया, साडा हिस्सा, बोलना नहीं आ रहा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई पंजाबी हो तो, कि मेरा हिस्सा किधर है, ठीक है। Thus every child born in the family acquire a right share in the family property, ठीक है। ये हमारा हो गया HUF। तो इसमें दो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के कौन कौन से स्कूल हैं, व्हाट आर द प्रेवलेंट, एक्सप्लेन ऑल्सो मेंशन डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। क्वेश्चन है, द जैन HUF इन द असम कंप्राइज ऑफ मिस्टर सुरेश, तो जैन भी HUF ट्रीट किया जाता है, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। हिज वाइफ मिसेस सपना जैन, हिज सन मिस्टर सार्थक जैन, ठीक है। तो बट आसाम में है, तो आसाम में क्या होता है, आसाम में आपने अभी पढ़ा, वेस्ट बंगाल और आसाम में पापा के जाने के बाद बेटे को हिस्सा मिलता है, पापा जब तक जिंदा है हिस्सा नहीं मिलेगा। हिज डॉटर इन लॉ मिसेस प्रीति जैन, हिज डॉटर मिस सीमा जैन एंड हिज अनमैरिड ब्रदर मिस्टर प्रीतम जैन, वाइफ मेंबर ऑफ HUF आर एलिजिबल फॉर को पार्टनर राइट्स। तो किस किस को मिलेगा, तो देखो आपने समझा बेटे और बेटी को इक्वल राइट्स मिलता है, लेकिन बहू को और वाइफ को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, उनसे कहा जाता है आप जाइए और अपने घर जाके हिस्सा लीजिए। तो ये आपको एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना प्लीज। अब जो हमने पढ़ा इस पर थोड़ा सा नोट बना लेते हैं HUF। तो मैं इसको थोड़ा सा फनी वे में लिख रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है, जल्दी याद हो जाए, कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, दोस्ती वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर बेटी है, ठीक है, या फिर बेटा है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल राइट है, इक्वल राइट, बट ऑन हाउस, खुद के घर में। और वही अगर वाइफ है या फिर बहू है, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे अपने घर में हिस्सा लो, अपने घर में हिस्सा लो, ठीक है, उनको हमारे घर में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट हमने और सीखा कि सिख एंड जैन ये भी HUF के पार्ट माने जाते हैं, इन्हें भी, इनकी फैमिली को भी HUF माना जाएगा। सर होना ही चाहिए था, बस बता दिया गया बुक्स में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 स्कूल्स आए, एक है हमारे पास दया भाग, दया भाग, एक मिनट स्पेलिंग में चेक कर लूँ, DAYABAGA, हाँ ठीक है, BAGA, दया भागा। एंड अनदर वन इज मिताक्षरा, MITAKSHARA, मिताक्षरा, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम पे, और ये कहाँ पे लगता है, रेस्ट पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पापा, पापा ऑन सन नॉट अलाउड, और पापा ऑफ, तो सन का हिस्सा मिल जाएगा। रेस्ट में क्या है, राइट बाय बर्थ, राइट बाय बर्थ। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो इसी के साथ ये वाला हमारा हो गया। आइए लिखिए HUF की डेफिनेशन, आई होप मेरे साथ आप लिख रहे हैं। और पता है बेस्ट क्या होगा, मेरे से आप पूछो तो बेस्ट ये होगा कि आप ध्यान सुनेगा, नोट्स भी बनाओ और बुक से भी पढ़ो। टाइम कम है तो बुक से पढ़ के फिर नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ। आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा से होता है जो हाथ से लिखते हो। सिर्फ नोट्स बना लेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं, देखो बुक्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है, इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, प्लस क्वेश्चंस बैंक हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए सर, अगला कौन है सर, अगला जी कंपनी, बदमाश, बदमाश। देखो एक है इंडियन कंपनी, ठीक है, इसके ऊपर हम लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से लॉ के अंदर पढ़ना, ठीक है। फिलहाल हम इनकम टैक्स एंगल्स थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, एक है जी इंडियन कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी।
तो फॉरेन कंपनी कौन है जो इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी कौन है जो फॉरेन कंपनी नहीं है, पहले तो इतना समझ लिया। 2 कंडीशन है सर इंडियन कंपनी की, कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, यहाँ पे लिख लेना 2013। सर 1956 अभी भी लॉ में लिखा गया, इसीलिए हमने पढ़ा था ना, अमेंडमेंट्स आती है, सर्कुलर्स आते हैं, फाइनेंस एक्ट आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया जा सके। ठीक है, द रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। अगर ये दोनों, यहाँ पे वर्ड क्या है, एंड, याद रखना एंड, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करो। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई दूसरी नहीं हुई तो इंडियन कंपनी नहीं मानी जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी का टैक्स रेट अलग है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अलग है, इसलिए हमें दोनों पढ़ना पड़ रहा है। और क्लासेस ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी क्या इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, विच हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड्स विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। और फॉरेन कंपनी क्या, कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है, तो वो कौन सी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही हमें पढ़ना है, इसके नोट्स हम बना लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नियर बाई हैं, ठीक है, ओके। बाकी अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए कंपनी, इंडियन कंपनी, और आप लिखेंगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। लो जी, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी के लिए क्या कहा गया, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, सर ये लॉ आपके ग्रुप 1 में ही है, तो ये मत बोला मेरे को कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो पढ़ लोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 20, वहाँ पे लिखा हुआ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो अगर आप 2013 से पहले 1956 1954 किसी भी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है तो भी आपको कंपनी ही माना जाएगा। यानी पहली बात, आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। फिर यहाँ पे हम साइन डालेंगे जी प्लस का, और ये प्लस क्या है, कंपलसरी है, याद रखिएगा, लिखिएगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, शुड बी इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया। कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। तो हम क्या मानेंगे, आप एक इंडियन कंपनी हो। यहाँ लिखना बोथ कंडीशन should be satisfied to be इंडियन कंपनी। यानी इंडियन कंपनी बनने के लिए, ध्यान सुनेगा, इंडियन कंपनी बनने के लिए आपको दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, ओके फाइन। नाउ माय डियर फ्रेंड, फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी क्या है, विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो भारतीय कंपनी नहीं है वो क्या है, हमारी फॉरेन कंपनी। मतलब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए तो आपको फॉरेन कंपनी ट्रीट करना पड़ेगा, और उसका टैक्स रेट फॉरेन कंपनी वाला लगने वाला है, ओके। तो ये फटाफट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इतनी मेहनत आपको भी करनी है। मेहनत में कोई कंजूसी नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, 100% मेहनत करो, शिद्दत से करो, और इसलिए करो कि इस बार 100% सी रिजल्ट हमारा है, प्लीज़, ठीक है। समय बहुत कम है और समय देरी से घटता ही जा रहा है, तेज़ी से घटता ही जा रहा है, तो हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी क्वालिटी, अपनी स्टडी से नहीं करनी है, ठीक है।
नाउ फोर्थ में हम पढ़ेंगे सर फर्म, व्हाट इज फर्म। तो फर्म क्या है सर, एज डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट। देखो अगर आपने एमकॉम किया होगा तो वहाँ भी आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, वरना क्लास 12th में आजकल जो स्टडी चल रही है पूरी बुक पार्टनरशिप एक्ट पे क्लास 12th में दी हुई है। तो ये मत पूछेगा पार्टनरशिप क्या होती है, तो वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है जब दो या दो से अधिक लोग किसी कॉमन पर्पस के लिए एक साथ जुड़ते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, एंड जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दे डिवाइड इक्वली। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ये हमारी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। प्लस एलएलपी एक्ट को भी आप यहाँ पे फर्म मानेंगे। आप इतना समझ लीजिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट दोनों को हम यहाँ पे फर्म की तरह ट्रीट करेंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सर एक बार बुक से रीडिंग करा देता हूँ, जिनके पास बुक है एक बार आ जाइए पढ़ लीजिएगा। फर्म क्या है सर, एज डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट और एज डिफाइंड अंडर द एलएलपी एक्ट, जो दोनों हैं वो फर्म कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ माइनर एडमिटेड इन टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ये आप सबको पता है कि एक माइनर भी पार्टनरशिप में जो है एडमिशन ले सकता है। ओके, बट लीगल गार्जियन के बिहाफ पे वो लॉसेस कभी भी शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होना चाहिए। बाकी आपका होमवर्क है, एक बार आप पढ़ लेना। अब सर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, विच इज एसोसिएटेड पर्सन EOP and body of individual BOI, EOP and BOI। सर व्हाट इज EOP and what is BOI, थोड़ा समझने की कोशिश करना। BOI का मतलब समझो पहले आप, जब राम जी, ध्यान सुनेगा, ठीक है, जब राम जी, ठीक है, सीता माता और हनुमान जी, जब आपने पर्सन में पढ़ा था इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल्स का कोई समूह एक साथ आता है किसी काम के लिए तो हम उसको बोलते हैं बिल्डी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात होती है तो यहाँ पे राम जी भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस एप्पल कंपनी भी हो सकती है, प्लस फर्म भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है साथ में, कंपनी तो मैंने लिख दिया, फर्म लिख दिया, प्लस इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कैटेगरी। आप अभी 7 कैटेगरी पढ़ेंगे, अभी तक हमने कितना लिख दिया सर, अभी तक हमें 5th पे EOP एंड BOI, ये अभी हम साथ साथ 5th और 6th कर लेंगे। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है तो हम इसको बोलते हैं EOP। यहाँ पे EOP में क्या हो गया, राम भी आ गया, एप्पल कंपनी भी आ गई, फर्म भी आ गई, यानी 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन के कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो वो किस में आते हैं सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे वर्ड क्या है, पर्सन, और पर्सन में क्या आ गए, 7 कैटेगरी। ऑन द अदर साइड जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात होती है तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ना कि पर्सन का। यहाँ पे इंडिविजुअल्स का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे पर्सन्स का कॉम्बिनेशन है। आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक बार रीडिंग देते हैं बुक के अकॉर्डिंग। बुक क्या कह रही है, व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस दे आर असेंबल एज अ EOP इफ दे डू नॉट इन अ लॉ कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। मतलब वो पार्टनरशिप नहीं बना रहे, वो बस बिना पार्टनरशिप के वो एक साथ मिलके आ रहे हैं काम करने। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एन एसोसिएशन पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस। तो यहाँ पे वर्ड क्या है कि आपको ये काम करने के लिए कॉमन पर्पस होना जरूरी है। ये स्टार वाला पॉइंट है, ये मैं नोट में लिखवाऊंगा, अभी मार्क कर लेना इसे। और एक्शन एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी द प्रोड्यूस इनकम, और वो किस लिए आ रहे हैं, ताकि उन्हें पैसा कमाना है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है, इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टी हु मेयरली रिसीव द इनकम जॉइंटली एंड हु मे बी असेंबल इन अ लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअल्स। ओके, स्टडीमेंट में एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EOP एंड BOI। ठीक है, तो स्टडीमेंट का क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पे शानदार तरीके से रखा गया, ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ BOI, अगर BOI है ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स, तो BOI में बॉडी में इंडिविजुअल्स रहेंगे। वेदर इन केस ऑफ EOP एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर,
entity like company, firm can be the member of AOP but not of POI. आगे का, in case of AOP members voluntarily come together, एक साथ वो आएंगे with a common will for a common intention of the purpose, whereas in case of BOI such common will may or may not be present. यानी इसमें common will होना जरूरी है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन होना जरूरी नहीं है. मे बी दे कम टुगेदर बट विथ अ डिफरेंट विल. ओके, आइए इसको थोड़ा सा मैं समराइज करके नोट्स फॉर्म में लिखवा देता हूं आपको. आइए लिखिए. तो इसमें हम 5th and 6th एक साथ लिख रहे हैं. दिस इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP slash body of individual. Associated person और body of individual. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे AOP और यहाँ पे आप लिखेंगे BOI. यहाँ पे है कॉमन इंटेंशन एंड पर्पस, बट यहाँ पे कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट हो भी सकता है. कॉमन विल हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है. इसके बाद आप इसमें पहला डिफरेंस हो गया ये. फिर सेकंड डिफरेंस जो ICAI हमें बताता है वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन. कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन जिसमें कंपनी एंड फर्म भी आ सकती है और फर्म एंड इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स ओनली. यहाँ पे इंडिविजुअल्स ही रहेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सीता जी, राम जी एंड हनुमान जी, तो इन्होंने क्या बना दी, रामायण. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई. फटाफट लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. राम 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 1, राम 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 2, ठीक है सर. ओके, नाउ 7th point is local authorities. Local authorities. लोकल अथॉरिटीज़ आप सभी जानते हैं, जो भी आपकी म्यूनसिपल कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, और MCD वगैरह जो होती है वो किस में आती है, लोकल अथॉरिटीज़ में. एंड द लास्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. दिस इज यूनिवर्सिटीज, ठीक है, डाइटीज, बार काउंसिल. सर लोकल अथॉरिटीज तो हमें समझ आ गया, म्यूनसिपल कमेटी, MCD. और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. देखो मंदिर वगैरह भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आते हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, वैष्णो देवी हो गया. सर क्यों? क्योंकि लोग, ध्यान सुनेगा, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दे रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ और पर्सनल बता रहा हूँ. हम लोग जो भी डोनेशन देते हैं ना, हम देते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के बिहाफ पे किसी न किसी की इनकम हो रही होती है. मैं आपको बालाजी का एक एग्जांपल देता हूँ. एक पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, कॉन्फिडेंशियल इसलिए बता नहीं सकता. उन्होंने बोला सर मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो भी 50-60 हज़ार रुपये में हर महीने कमा लेता हूँ.
बाय डोनेशन, बाय पूजा पाठ, जो भी। और जो लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं उनके जो बीच में फ्लैट है, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहा हूँ, पंडित से बात, मैंने डायरेक्टली नहीं जाना, बता रहे थे, मैं सुन रहा था बस। तो उन्होंने कहा कि सर 10 करोड़ की तो मेरी प्रॉपर्टी है जब मैंने ईमानदारी से काम किया है। तो हो क्या रहा है, भगवान के नाम पे इनकम जनरेट हो रही है, नाम पे नहीं, होती ही है। लोग अपनी डोनेशन करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी ने जाके खूब सारा सोना भगवान को गिफ्ट किया, ज्वेलरीज बनवा के भगवान को दी। तो मान लीजिए वो इनकम डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन भगवान के नाम पे जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। भगवान से हम ये नहीं कह रहे तुम टैक्स दो, लेकिन कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है हमें ये पता होना चाहिए। तो दिस इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो एक बार बुक से मैं रीडिंग करा देता हूँ आपको। दिस इज लोकल अथॉरिटी, आइए एक बार देख लीजिए लोकल अथॉरिटी मेरे साथ। व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? The term means a municipal committee, district board, body of part of commissioners or other authority legally entitled or interested by the government with the control or management of the municipal or local funds. मतलब municipal और local fund को बनाने के लिए जो आप कर रहे हो, this is your local authority. Now artificial judicial persons. Artificial judicial persons are the entities which are not natural person, जो कि natural person नहीं है, ठीक है। ये भगवान, देवी देवता कुछ भी हो सकते हैं, ओके, बट आर सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ। हम इसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली इनके पास भी पैसा आ रहा है। दिस इज अ रेसिजुअल कैटेगरी, कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें सभी आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं विद जुरिस्टिक पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी, ओके। और पर्सन्स, डाइटीज आते हैं, बार काउंसिल्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन है जी, हु इज़ एन एसएससी। तो अभी हमने जो भी पढ़ा इसका एक शॉर्ट समराइज रिवीजन ले लेते हैं। क्या हमारे लेक्चर की यही स्पीड होनी चाहिए? नहीं सर, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। अभी हम 1 आवर पे चल रहे हैं, हमें 1 आवर से 90 मिनट्स मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे ही क्वेश्चंस वगैरह ऐड होंगे, अभी थ्योरी चल रही है इसलिए थोड़ा कम कम है, जैसे ही ऐड होंगे क्वेश्चंस हम उसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बुक से पढ़ लिया, आप भी अपनी बुक से ये रीडिंग कर लीजिएगा स्टडी मेट से, या फिर ये बुक आपने बाई की है तो यहाँ से स्टडी करके मार्क कर लेना कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा अभी के हिसाब से कम है, अगर देखा जाए तो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं थ्योरी है थोड़ा बर्डन नहीं बनाना चाहता, धीरे 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 करके स्पीड इंक्रीज करेंगे। जैसे कल का लेक्चर 50 मिनट्स का था, आज 60 मिनट का है, कल 70 मिनट्स का करेंगे, 80 मिनट्स का करेंगे, फिर 90 मिनट्स का करेंगे, फिर 100 मिनट्स का, 100 मिनट्स का टारगेट रख के चलेंगे, धीरे 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 हो जाएगा, ओके। अब रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कीजिए दिमाग में कि देखिए, सक्सेस आने के लिए ज़रूरी क्या है। अगर आपसे कोई भी पूछता है सर मुझे पास होना है मैं क्या करूं, तो पास होने के लिए वो कीजिए जो पास होने के स्टेप्स होते हैं। 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, रिटन प्रैक्टिस, रिविजन्स, प्लस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक ही टीचर को अच्छे से फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, शिद्दत से पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो। अभी पता है, अभी आपका बैच चल रहा है प्लस जीएसटी का अभी जो पेड बैच है उसमें लेक्चर्स मुझे बना के देने। सर क्यों बता रहा हूँ कि मेहनत करते रहो यार। एक हमारे प्लैनेट होते हैं सैटर्न, शनिदेव, सब लोग शनिदेव से डरते हैं। एक नोटिस करना, जो बंदा खूब ईमानदारी का पसीना बहाता है ना, उसे डर नहीं लगेगा। ये उनको ही डर लगता है जिन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं बेईमानी की है, कहीं ना कहीं किसी को धोखा दिया है। जब तक आप ईमानदारी का पसीना बहाते रहोगे आपको कभी किसी से डर नहीं लगेगा। रिजल्ट मैंने जो नोटिस किया, जो बच्चे सच में ईमानदारी से पसीना बहा रहे हैं, अपना एक एक मिनट एक एक सेकंड इज्जत के साथ यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कभी भी डर नहीं लगता। उन्हें पता है मैंने मेहनत की है, मैंने पसीना बहाया है, मैंने माँ बाप के हर एक रुपए का सही से यूटिलाइज़ किया है, 100% रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। कमेंट बॉक्स में जाके लिखा आई एम सीए फाइनलिस्ट इन सितंबर 25, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट इन Jan 26। लिखेगा, दिल से लिखेगा, हर बार लिखेगा, हर वीडियो में लिखेगा। और अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स जरूर बनता है। दोस्तों को वीडियो सीरीज शेयर कीजिए, रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं 1 आवर से 2 आवर के बीच में। डेली कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए कर पाऊँ। इवनिंग टाइम 7 o'clock 7:05 पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है सर।
एक सेकेंड। हाँ, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हमें सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आ जाएंगे। स्कीम ऑफ इनकम टैक्स में क्या होता है, एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड कर रही है उस अमाउंट को जो कि इनकम टैक्स में चार्ज नहीं किया जाता, इज एन एसएससी, वो हमारे लिए एसएससी है और उसे टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन द फाइनेंशियल एक्ट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का ध्यान रखते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे सारी डेफिनेशंस, ठीक है। और इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस का भी ध्यान रखते हैं। पहला नोट हमने पढ़ा पर्सन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 31। आज पूरा लेक्चर हमारा पर्सन के ऊपर गया है, इसलिए गया है क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है और फिर हम कहेंगे ओ शिट ये वाला तो हम पढ़ के नहीं आए थे। तो कभी भी ऐसी तैयारी ना हो कि हम ये बोले ये वाला नहीं करके, नहीं, जो भी करेंगे शिद्दत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एक ही बार करेंगे, ऐसा प्रहार करेंगे कि रिजल्ट 100% हमारा हो। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। पहला है इंडिविजुअल, जिसमें हमने मिस्टर राम का एग्जांपल लिया। हमने पढ़ा सर ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर आते हैं। माइनर और अनसाउंड माइंड है तो गार्जियन और मैनेजर इसके भी यहाँ पे आएंगे। डिसीज पर्सन है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। फिर हमने एचयूएफ की बात की। एचयूएफ में बेटी और बेटा दोनों को इक्वल राइट मिलते हैं, लेकिन अगर वाइफ है या फिर बहू है तो उनसे कहा जाएगा जिस घर से आप आई आप वहां जाके हिस्सा लीजिए। सिख और जैन को भी एचयूएफ ट्रीट किया जाता है। 2 स्कूल्स हैं, दया भाग और मिताक्षरा। दया भाग क्या है, पापा के मरने के बाद, दादा के मरने के बाद तुमको राइट मिलेगा, बाय बर्थ राइट नहीं मिलता। ऑन द अदर साइड मिताक्षरा में राइट बाय बर्थ दिया जाता है, ओके। और दया भाग जो है वेस्ट बंगाल और असम में है, और मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया है, रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। उसके बाद सर कंपनी आए। कंपनी में हमने सिंपली पढ़ा इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं होती, और इंडियन कंपनी कौन होती है, जो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है, जो भी लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड हो या फिर प्रीवियस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, प्लस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसे क्या मानते हैं, इंडियन कंपनी, ओके। इसके बाद हमने फर्म की बात की। फर्म में पार्टनरशिप एक्ट में जो डिफाइन है प्लस एलएलपी में जो डिफाइन है, इन दोनों को ही हम फर्म ट्रीट करते हैं। एक क्वेश्चन है सर, हम इतना पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम सबको एक सिंगल पर्सन क्यों नहीं मान लेते, सबको ही क्यों नहीं मान लेते। सर इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि सबका टैक्स रेट अलग है, सबका स्लैब रेट अलग है। सबकी टैक्स रेट और स्लैब रेट अलग होने की वजह से हमको सबको अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ईओपी बीवाई, तो अगला है हमारे पास एओपी बीवाई। एओपी बीवाई में एओपी जो होता है उसमें कॉमन इंटेंशन एंड पर्पस होता है। सबका जितने भी लोग आए हैं कॉमन इंटेंशन और पर्पस होता है। बीवाई में जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन और पर्पस हो। एंड ईओपी बीवाई के अंदर ईओपी में कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स होते हैं। कंपनी और फर्म भी हो सकती है, फर्म और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, लेकिन बीवाई में इंडिविजुअल ओनली होते हैं। सीता राम हनुमान, मैंने आपको बताया था रामायण बना दी, ओके। और लेक्चर जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये ऑडियोज रिवीजन पर्पस के लिए हैं, ताकि लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद आप सिर्फ ऑडियो सुने और आपका रिवीजन हो जाए। तो हम हर लेक्चर के ऑडियो लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप इसे कभी भी विद इन अ मूवमेंट, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप इसको प्रॉपर रिवाइज कर सकें। और आपको लग रहा हो मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो एक थैंक्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 9354719404 पे। इसके बाद लास्ट आता है लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लोकल अथॉरिटीज़, सर लोकल अथॉरिटीज़ में कौन होता है, सर म्यूनसिपल कमेटी, एमसीडी वगैरह आती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन आता है, यूनिवर्सिटीज़, डाइटीज़, बार काउंसिल्स आते हैं, ओके, ठीक है सर। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय। तो दोस्तों सोचो हमने 4 मिनट के लेक्चर को 1 आवर के लेक्चर को 4 मिनट्स में रिकॉर्ड कर दिया। कितनी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मुश्किल से 10 से 20 मिनट की होगी चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग। 5 लेक्चर 6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। मैं जितनी भी मेहनत कर सकता हूँ मैं करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मैं इस बार खुद से ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये चीज़ नहीं कर पाया, कर देता तो अच्छा होता। अच्छे से करो, शिद्दत से करो, पूरी लगन और मेहनत के साथ करो, ताकि ये दुनिया आपको देख के ही बोले कि हाँ ही डिजर्व टू क्लियर सी एग्जाम। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए बनो। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते। दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को नहीं दे सकते। खुद के साथ ईमानदारी ले आओ, रिजल्ट आपका होगा। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।